हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है, आपका खुद का चैनल है। तो किसी भी देश के लिए अगर तरक्की करनी है किसी भी देश को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का होना, और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बारे में जो बात करूंगा वो बात है जर्मनी के बारे में, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, रुइंड हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था, वहाँ पर कुछ नहीं बचा था। लेकिन फिर भी उसने इतनी तरक्की करी कि आज वो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो क्योंकि वहाँ पर था इनलैंड वाटरवे, यानी कि जो देश के भीतर ही जो नदियाँ होती हैं ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया, क्योंकि जो इनलैंड वाटरवेज है वो दुनिया का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप रेल से करोगे, बस से करोगे, ट्रक से करोगे या हवाई जहाज़ से करोगे, वो सब महंगे पड़ेंगे। लेकिन अगर पानी से करोगे, पानी के जहाज़ से अगर कोई सी चीज़ सामान को ट्रांसपोर्ट करोगे, तो वो सबसे सस्ता पड़ता है। इसी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज हुआ और वहाँ पर नदियाँ ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया जर्मनी की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब यही इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ गई और आने वाले समय में शायद कोलैप्स भी कर जाए, क्योंकि यहाँ का जो रीढ़ की हड्डी है इनलैंड वाटरवे की, वो है राइन रिवर। और राइन रिवर गई है सूख, यानी कि उसमें इतना पानी है ही नहीं जिससे वहाँ पर जो कार्गो शिप्स है वो चलाई जा सके। तो क्या है ये पूरा मामला, और आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, जर्मनी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो द गार्जियन का आर्टिकल है ये, राइन वाटर लेवल फॉल्स टू न्यू लो एज जर्मनीज ड्रॉट हिट शिपिंग। यानी कि जर्मनी में इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो राइन नदी है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। 12 अगस्त का आर्टिकल है ये, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि नदी की जो तलहटी है वो सामने निकल कर आ रही है और जगह जगह जो आइलैंड है वो बन गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना कम पानी हो गया है। जो जहाँ पर चीज़ जो डूबी हुई होती थी हमेशा, अब वो सामने निकल रही है, क्योंकि पानी ही नहीं है इतना जो उस चीज़ को डुबा सके। और इसी के साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे आइलैंड निकल रहे हैं और बीच में किस तरह से जो चीज़ डूबी रहनी चाहिए हमेशा वो यहाँ पर निकल रही है नदियों में से। और इसी तरह से ये कार्गो शिप पासिस सैंड बैंक नियर बेंडोर्फ ऑफ द राइन रिवर। मतलब देख सकते हैं कि पानी के जो जहाज़ हैं, ये जो कार्गो शिप है, ये नदी में बह रहे हैं जहाँ पर पानी गहरा है। लेकिन जहाँ पर पानी गहरा नहीं है तो वो तो सूखी हुई है और रेत निकल गई है। और इसी तरह से ये यहाँ पर साइड में भी कितना पानी जो है कम हो गया है, जिससे जो डूबा हुआ एरिया है वो सामने निकल कर आ रहा है। और इस तरह से एक ये भी है, एक आइलैंड पर चर्च बना हुआ था, यहाँ पर भी सामने निकल कर आ रहा है ये। और ये पूरा का पूरा ही सूख गया, बहुत ही बढ़िया। तो बात करते हैं कि हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जिस तरह से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग जैसे हमें अनयूजुअल मौसम देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से इस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हीट वेव से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है यूरोप। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में तो ज़्यादा गर्मी होने के कारण जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, और इस चीज़ से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी गए थे, जंगलों का नुकसान हुआ, खेती जल गई, जानवर मर गए और बहुत सारा नुकसान हुए। यूके में पानी कम पड़ गया है, और पानी अगर कोई लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करता पाया गया यूके में, तो उस पर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात की गई है। और इसी तरह से यूरोप के बाकी जगह भी हमें ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुई गर्मी से जर्मनी से निकल रही राइन रिवर का पानी ही सूख गया। और जर्मनी में राइन रिवर का महत्व इतना ज़्यादा है कि भारत में गंगा नदी का और शायद इससे भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गंगा नदी में अभी भी शिपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। जबकि राइन नदी में शिपिंग न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के ऐसे देशों को जो लैंडलॉक कंट्री है उसको इस चीज़ से जोड़ती है और वहाँ पर एक शिपिंग एक्सेस देती है। और इसके अलावा यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी, उससे भी कनेक्ट हो जाती है और वो जाती है ब्लैक सी में। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पूरे यूरोप को कनेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर जो रिवर का सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और सूख गया है, और वहाँ पर पानी के जहाज़ ही नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि राइन रिवर में शिपिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, राइन रिवर स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स माउंटेन से निकलती है और ये नदी स्विट्ज़रलैंड से निकलकर नॉर्थ की तरफ बहती है, यानी कि जर्मनी में चली जाती है। और जब ये नदी जर्मनी में बहती है तो ऐसी वैसी जगह से नहीं बहती है, बल्कि जर्मनी के हार्टलैंड से बहती है, जहाँ पर जर्मनी की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है। और इसी नदी के ज़रिए होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो जर्मनी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ से ये नदी बहती है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि फूड ग्रेन, केमिकल,
और कोल इंडस्ट्री। तो इनको कच्चा माल लाने ले जाने के लिए ये नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करती है, क्योंकि देखा जाए तो सड़क हो या रेल हो या हवाई जहाज़ हो, जो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो पानी के जहाज़ के ज़रिए ही लगता है और बाकी सारी चीज़ों से महंगा पड़ता है। लेकिन पानी का जहाज़ ऐसा है जो सबसे सस्ता सामान को ट्रांसपोर्ट कर देता है। और यही काम जर्मनी में राइन नदी करती है और राइन नदी से कई नहर भी निकलती है जो राइन नदी का ही पानी इस्तेमाल करती है और वो भी ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। और इतना ही नहीं, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डैन्यूब नदी, जो नहर के ज़रिए डायरेक्टली राइन नदी से जुड़ी है और ये नदी ही ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में आती है, जो डायरेक्टली ब्लैक सी को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है। यानी कि इस पूरे रिवर सिस्टम में बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं और इसी वजह से आर्थिक रूप से ये नदी सिस्टम ही है जो कई देशों की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं आपको मैप के ज़रिए दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये है राइन रिवर का पूरा का मैप और जहाँ जहाँ पर ये इफेक्टेड एरिया है वो सब यहाँ पर दिखा दिया गया है। जो स्विट्ज़रलैंड से निकलती है, नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, जर्मनी में जाती है और जर्मनी के बहुत सारे शहरों को ये इरिगेशन और बिजली और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि बहुत सारे शहर इसके ऊपर है, बॉन है, कोबलेंस है, माइंस है, मैनहेम है, एसेन है और जो एम्स्टर्डम है वो है, हैग है। और आपको पता है क्या कि यूरोप का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो नीदरलैंड में है, रॉटरडैम। और रॉटरडैम बिल्कुल इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, राइन नदी के मुहाने पर ही रॉटरडैम स्थित है। तो सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वहीं से ही लगती हुई ये नदी बहती है और पूरे जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में और जितने भी इससे कनेक्टेड जो एरिया है उन सब को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। और ये है वो पूरा रॉटरडैम से जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पर नहर के ज़रिए डैन्यूब नदी से जुड़ा हुआ है ये राइन रिवर पूरा का पूरा सिस्टम। और ये जाता है वियन में, बुडापेस्ट और बुखारेस्ट और फिर बाद में जाकर ये कहाँ पर मिल जाता है, ब्लैक सी में मिल जाता है। तो पूरे यूरोप को ये दो भाग में बांट देता है पूरा सिस्टम। ये यहाँ से चलिए राइन नदी से नहर निकल के जो आ गई है बम्बेग और नूरमबर्ग में, ये नहर है जो ब्लू कलर की दिख रही है, लुडविग कैनाल इसको बोलते हैं, जो राइन नदी और डैन्यूब नदी को आपस में जोड़ती है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। और यहाँ से जाते हैं पूरा का पूरा यूरोप को आधा कर देती है, यानी कि आधा एक तरफ तो आधा एक तरफ। और ये कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स है जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है। ज्यूरिक इससे बिल्कुल लगा हुआ है, स्ट्रासबर्ग, ब्रिसेक, बेसेल, हीडलबर्ग, माइंस, रूडेशेम, कोलोन, कोबलेंस और एसेन है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि राइन रिवर में और डैन्यूब रिवर में पानी कम हो गया है तो, और ये इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इन यूरोपियन देशों की इस नहर पे है कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन इसके ज़रिए ही किया जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है ना पानी के ज़रिए किसी भी सामान को लाना ले जाना। अब ये नदियाँ सूख गई है, इतना पानी कम है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि राइन रिवर और डैन्यूब रिवर में पानी कम हो गया है तो ऐसे में नदी के ज़रिए होने वाला ट्रांसपोर्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, जब नदी में पानी कम होता है तो वाटर लेवल और रिवर बेड यानी कि नदी के नीचे का जो तल होता है उसमें दूरी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो कार्गो शिप है नदी के रास्ते जाती है तो उन्हें वज़न कम करना पड़ता है, नहीं तो कार्गो शिप नीचे नदी के तल से टकरा जाएगी और वहीं फंस जाएगी और फिर नीचे तट पर टकराने से कार्गो शिप में छेद भी हो सकता है, जिससे पानी कार्गो शिप में आ जाएगा और वो पूरा का पूरा सामान ही ख़राब हो जाएगा अगर वो पानी कार्गो शिप में आ गया तो अपने सामान और शिप को बचाने के लिए जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं पानी के ज़रिए, वो कम सामान लेकर चल रहे हैं और ये सामान उन कार्गो शिप की टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही है। यानी कि जहां पहले एक कार्गो शिप में 100 कंटेनर आ जाते थे तो अब वो सिर्फ 25 कंटेनर लेके ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब उतने सामान को लेकर जाने के लिए ज़्यादा शिप लगेगी, यानी कि जहाँ एक शिप से सामान पहुँच जाना चाहिए था तो अब उसके लिए 4 शिप लग रही हैं। तो इस चीज़ से जो शिपिंग कॉस्ट है वो 400% बढ़ गई है, जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को ही पे करना होगा और ऐसे में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर मैं वाटर लेवल की बात करूँ तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वाटर लेवल तो नहीं है जिससे डिसाइड हो गए अब शिप चलानी चाहिए या नहीं। ये सब चीज़ जहाज़ के मालिक पर डिपेंड करती है कि वो जहाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो सेफ़ तरीके से जहाज़ को फुल लोड में चलाने के लिए पानी का जो चोक पॉइंट लेवल है वो कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, यानी कि 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जहां फ्राइडे को ये लेवल 51 सेंटीमीटर था तो वहीं मंडे को ये 42 सेंटीमीटर हो गया, तो अब ये 32 सेंटीमीटर हो गया है, जिससे कार्गो शिप को चलाने में दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 150 होना चाहिए था वहाँ पर 32 सेंटीमीटर है पानी का लेवल।
तो आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे में जहाज़ चलेगा? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कार्गो शिप को चलाने में। अब ये लेवल क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है एक पानी का जहाज़, कार्गो शिप है ये भी। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जहाज़ है वो हमें दिख रहा है बिल्कुल पानी के लेवल के साथ। लेकिन जितना हमें बाहर से दिखता है पानी के बाहर से, उतना ही थोड़ा-सा ये पानी में डूबा हुआ रहता है। तो जो नीचे का जो सामान का जो सबसे नीचे का ये जो चीज़ होती है, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये चीज़ से नीचे की तरफ कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, यानी कि 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन कितना हो रहा है ये? 32 सेंटीमीटर ही हो रहा है। तो ऐसे में जहाज़ यहाँ पर फँस जाएगा और बहुत सारे हादसे हो जाएंगे इससे। और अब बात करते हैं कि इससे जर्मनी पर कितना असर होगा। तो देखिए जर्मनी इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी से घिरा हुआ है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जर्मनी में महंगाई पहले से ही बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन भी ख़राब चल रही है। और अब जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन फिर भी यूरोप गैस के लिए रूस पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में रूस अपनी गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और अब उसने सप्लाई ही यूरोप को जो जाती है ना नॉर्ड स्ट्रीम के ज़रिए, वो उससे रोक दी है। गैस ही नहीं आ रही है यूरोप में, जिससे यूरोप में गैस महंगी हो गई है। तो ऐसे में जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर गैस महंगी हो गई, जिससे जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब रही सही कसर जो थी वो नदियों को सूख जाने से पूरी हो गई है, जिससे इंडस्ट्री के पास समय से सामान नहीं पहुँच पा रहा है। और अब कम सामान मिलने से जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो कम प्रोडक्शन कर रही है, तो डायरेक्टली जर्मनी को नुकसान पहुँच रहा है। और शायद ऐसा ही चलता रहा तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कोलैप्स भी कर सकती है। और अब ये चीज़ देखते हुए जर्मनी की जो इंडस्ट्रीज़ है अपने शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए ट्रकों और ट्रेनों का सहारा ले रही है, जिससे रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिल रहा है और रेलवे नेटवर्क पे भी ज़्यादा भार पड़ रहा है। और इसके अलावा जर्मनी अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर एसेंशियल आइटम और मटेरियल को रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आने के बाद जर्मनी ने अपने बंद पड़े कोल थर्मल पावर स्टेशन को फिर से खोल दिया, तो उनके लिए कोयला ट्रेनों से ही जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।